हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशन का लेक्चर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पहले डेफिनेशन: द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। मतलब किसी एक बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो, है ना, वो उस बॉडी पे क्यों है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी से एसोसिएटेड कब होगी? जब वो जब वो किसी दूसरे बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में कहीं प्लेस्ड होगा, उसकी कुछ पोजीशन होगी इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। अब रही बात बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, किसी भी बॉडी, कोई भी जो बॉडी है जिसके पास मास है, वो अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया बनाती है, जिस एरिया के अंदर कोई दूसरी बॉडी आए तो उस पे क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस एरिया को, द एरिया सराउंडिंग अ बॉडी, है ना, in which if another body enters experiences gravitational force, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंदर या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम सब हैं, और क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसलिए अर्थ हमारे ऊपर क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारी कुछ पोजीशन है, तो हमारी पोजीशन के कारण जो हमें जो एनर्जी आ रही है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण हमारे पास जो एनर्जी है उसको हम, हमारी क्या कहलाएगी? वो एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये मार्कर है बेटा, ये इसकी पोजीशन है, ये कुछ हाइट पे है इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, इसको ऊपर उठाऊंगा, है ना, तो इसकी पोजीशन चेंज होने के कारण इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। किसी भी बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो क्यों है, या किसी भी बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब वो किसी दूसरी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पोजीशन पे लोकेटेड होगी। ठीक है, उस पोजीशन, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन के कारण उसमें क्या आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोजीशन पे, है ना। तो जैसे कि, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है ना, और ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब ये वो एरिया है जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो इस बॉडी के सेंटर से r1 डिस्टेंस में एक पॉइंट है ए, और r2 डिस्टेंस में एक पॉइंट है बी, है ना। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पे लाया गया, पोजीशन ए पे लाया गया। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस स्फीयर, तो इसके पास जो एनर्जी आएगी इस पोजीशन के कारण, उसको, इस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम पॉइंट बी में लेके जाएंगे, मतलब इसकी पोजीशन को हमने चेंज किया। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इससे एसोसिएटेड, इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। अब क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी जो मेनली जो दूसरी बॉडी जो रहेगी जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और, है ना, तो मेनली जो ये स्फीयर है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक्चुअल में कौन है? मेनली अर्थ। अभी हम किसकी बात करेंगे? अर्थ की बात करेंगे। तो
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बड़ी है बेटा, बहुत लार्ज होगी। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस ऑब्जेक्ट है ना किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आएगा। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन है, तो इस पोजीशन के कारण जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी आती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और एनी अदर हेवनली बॉडी इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, एंड इज मेजर्ड बाय द, and is means gravitational potential energy is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other। क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, किसी भी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसको कैसे मेजर करेंगे। The potential energy is measured by amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of other। जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसी पॉइंट पर, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आओ उस पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक उस ऑब्जेक्ट को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फिर से पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी। कौन सी बॉडी को लेके आएंगे, जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर। किसी दूसरी बॉडी, किसी अदर बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी एक बॉडी है ना, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी पॉइंट पर किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जैसे पॉइंट ए पे हमको निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मान लो उस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से कहाँ लेके आएंगे, इस पॉइंट तक लेके आएंगे। कहां पर लेके आ रहे, पॉइंट ए कहां पर है, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस अदर बॉडी। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी दूसरी बॉडी की होगी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है हमको, हमको इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। अनदर बॉडी में कौन है, मेनली अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे हम। जिस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उसको हम इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आएंगे और देखेंगे कि इस बॉडी को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। जितना वर्क डन होगा उतनी ही उस बॉडी में क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको ध्यान रखेंगे, एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर। या अदर बॉडी कौन है, अर्थ। नोट कर लेंगे यहां तक आप लोग। अब बेटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है लार्ज डिस्टेंस। इनफिनिट इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी में पहुंच गई मतलब वो कहाँ पहुंच गई, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, है ना। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर कोई बॉडी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है तो हम बोलेंगे कि वो कहाँ है, इन्फिनिटी में, मतलब वो बहुत दूर होगी, वो बॉडी बहुत दूर होगी, ठीक है। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानते हैं, जीरो। तो नोट पॉइंट लिखेंगे आप,
पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज assumed to be zero at infinity। नोट कर लेंगे, इन्फिनिटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर की पोजीशन को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन। बेटा आप देखते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, है ना। मान लीजिए ये एक अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, है ना। सपोज द अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। हमको क्या फाइंड करना है, एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे फाइंड करना है आपको। और पी जो है ना, ये जो पॉइंट है ये अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे। देखो यहाँ से देख लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल आर से। तो ये जो ओपी है, ये जो डिस्टेंस है ओपी ही स्मॉल आर है, एंड विच इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब मुझे एक पॉइंट पी है जो आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मुझे इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम, इस, है ना, इस पॉइंट पी पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। इस स्मॉल एम ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पी में कितनी होगी, ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण, ठीक। और ये पॉइंट पी जो है, या बोलो ये ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, जो पी पॉइंट पे लोकेटेड है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, स्मॉल आर, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर, ठीक। सपोज एट एनी इंस्टेंट बॉडी इज एट पॉइंट ए। अच्छा, अब हमको फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है हमको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा हमको ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके आना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। डेफिनेशन अभी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क लगेगा, जितना वर्क लगेगा उतना वर्क ही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम होते जाएगी या डिक्रीज होते जाएगी या बोलो चेंज होते जाएगी, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना। जब फोर्स कांस्टेंट होती है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स किसके साथ चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। पोजीशन, पोजीशन मतलब फोर्स इज चेंजिंग विद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस पर कुछ और फोर्स लग रही होगी, ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस में पॉइंट ए में है तो इस पर कुछ और फोर्स लगेगी, क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में आएगा तो उसमें कोई और फोर्स लगेगी, ऑब्जेक्ट पॉइंट पी में आएगा तो उस पर कोई और फोर्स लगेगी, तो फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो जब फोर्स चेंज होती है, जब फोर्स फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्योंकि यहाँ फोर्स किसकी फंक्शन है, फोर्स किसके साथ चेंज हो रही, पोजीशन के साथ। तो हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तब क्या मिलेगा आपको, वर्क मिलेगा, पूरा वर्क मिलेगा। तो रास्ते में कहीं, है ना, बॉडी को हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, किस बॉडी को, जिसका मास है स्मॉल एम, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। किसी इंस्टेंट में जब वो पॉइंट ए पे रहे, है ना, अभी हम उस इंस्टेंट की बात करें जब वो इन्फिनिटी से आ रहा है और वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा
तो उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से, स्मॉल एक्स। कितना डिस्टेंस है बेटा, एक्स। इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स। सपोज एट एनी इंस्टेंट बॉडी इज एट पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ओ है अर्थ का सेंटर, और ये पॉइंट ए है। ओ ए इज एक्स, मतलब अर्थ के सेंटर से पॉइंट ए की दूरी कितनी है, एक्स। इसलिए लिखा हूं मैंने ओ इक्वल्स टू एक्स। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जीएमएम बाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, जिसको हम इंफिनिटी से यहाँ लेके आ रहे हैं, अर्थ का मास है कैपिटल एम, और इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। तो कितनी फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी या ऑन जो ऑब्जेक्ट एट ए। जब ऑब्जेक्ट ए में रहेगा उस समय उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, कैपिटल जी कैपिटल एन स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक एग्री करते हैं आप लोग, लिख लीजिए इसको। अब इसमें देखेंगे बेटा, अब बॉडी को ए से बी अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, बहुत छोटा है, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये दोनों पॉइंट्स को। तो बॉडी को अगर मैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करूं, बॉडी को अगर ए से बी ले जाऊं, बॉडी को अगर बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करूं, तो फोर्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। क्योंकि देखो फोर्स क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम तो कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, पास आएगा तो एक्स और कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, एक्स क्या है, बॉडी और अर्थ के सेंटर का सेपरेशन, अगर बहुत ज्यादा चेंज ना आए तो फोर्स को हम नियरली क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है ना। जैसे पॉइंट ए पर अगर फोर्स है जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, तो पॉइंट बी पर फोर्स कितनी होगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन, पहले ये डिस्टेंस x था बेटा, अब और कितना सेपरेशन कितना कम हो गया है, पहले x था सेपरेशन, अब कितना कम हो गया, x माइनस डी एक्स। तो क्या लिखूंगा, x माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सेपरेशन हो गया ना, और नजदीक आ गई है बॉडी। अब dx जो है इट इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो ये इसको मैं जीरो ले लिया तो ये नियरली क्या हो गया, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर ही हो गया नियरली। तो अगर बॉडी को मैं बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, तो बहुत छोटे से, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को मैं क्या मान सकता हूँ, कांस्टेंट। अब क्योंकि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है, तो फिर अब मैं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाल सकता हूँ, जो वर्क भी छोटा ही होगा, dw। तो द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस ए बी विल बी। अब जब किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट रहती है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वर्क भी बहुत छोटा सा होगा, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस ए से बी जाने तक जो फोर्स की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इतनी है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। तो dx डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो जाएगा इस फोर्स की वैल्यू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्क हो गया है ना, ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जाने तक का, ये छोटा सा वर्क डन हो गया। लेकिन मुझे तो पूरा वर्क चाहिए, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस वर्क के बराबर होगी, उस वर्क के बराबर होगी जो वर्क लगेगा बॉडी को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक ले जाने में। तो मुझे जो है पूरा वर्क चाहिए, पूरा वर्क कैसे निकालेंगे, है ना। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इनिशियल सेपरेशन कितना, इंफिनिटी, है ना, और जब इसको पॉइंट पी में लेके जाएंगे तो फाइनल सेपरेशन कितना, आर। तो जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स की जगह ये लिखूंगा जी एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट, क्योंकि यहाँ dx है तो लिमिट किसकी रहेगी बेटा, x की। x की लोअर लिमिट, x क्या है एक्चुअल में, सेपरेशन है किसके किसके बीच का, इस बॉडी के बीच का और अर्थ के सेंटर के बीच का। इस बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच का सेपरेशन कौन है, x। ठीक, तो x की लोअर लिमिट, बॉडी को पहले कहां से, बॉडी पहले कहां थी, इंफिनिटी में। तो बॉडी
और अर्थ के सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना था, इन्फिनिटी। तो एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। फाइनली जब बॉडी पॉइंट पी में आ जाएगी तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। तो एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर। तो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर, तो यहां से आ जाएगा बेटा, है ना। तो डी डब्ल्यू को हटा दो, अब सीधा सीधा वर्क डन हो जाएगा। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर, अंदर क्या बचा, 1/x² dx। तो ये एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में अगर मैं लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x⁻⁻2 dx। लिमिट अभी भी कहाँ है, इन्फिनिटी से स्मॉल आर। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। तो वर्क डन हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो बाहर है। अब लिमिट अप्लाई करने के पहले पहले x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करोगे, तो x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1। वर्क डन हो गया, जी एम स्मॉल एम, x⁻2 + 1 इज x⁻−1 अपॉन -2 + 1 इज -1। ये आ गया बेटा, यहाँ से वर्क डन हो गया, है ना। अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट को लास्ट में अप्लाई करूंगा। तो वर्क डन हो गया, देखिए ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन -1 को मैं -g कैपिटल एम स्मॉल एम लिख सकता हूँ। ये पॉजिटिव है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन -1 निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव हो जाता है। और क्या बचा ब्रैकेट में, ये x⁻−1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/x, क्या लिख सकता हूँ, 1/x। अब लिमिट अप्लाई करोगे, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट है सब ब्रैकेट के बाहर, वेरिएबल बचना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और फिर लिमिट अप्लाई करो। सारा चीज कैलकुलेशन इंटीग्रेशन हो गया प्रॉपरली। पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है स्मॉल आर। वर्क डन हो जाएगा, -g कैपिटल एम स्मॉल एम। अब 1/x, x की जगह स्मॉल आर लिखेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/स्मॉल आर माइनस, जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते तुरंत अब, है ना, 1/, अब x की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। अब x की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। तो यहाँ से बेटा जो आंसर आएगा, देखिए 1/∞ तो 0 हो जाएगा, 1/r - 0 क्या बचा, 1/r, 1/r इंटू -gm स्मॉल एम। तो यहाँ से, है ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो यहाँ से जो वर्क डन आ गया बेटा, है ना, यहाँ से जो वर्क डन आएगा ये आ जाएगा, देखिए -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्मॉल आर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बचा 1/r, माइनस 1/∞ तो 0 हो गया, 1/स्मॉल आर इंटू -gmm क्या आ जाएगा, -gmm बाय स्मॉल आर। और यही वर्क डन जो होगा, है ना, कैपिटल एम किसका मास है, अर्थ का, स्मॉल एम किसका मास है, उस ऑब्जेक्ट का जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस पॉइंट पे। क्योंकि हम स्मॉल एम मास को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क निकाल लिए हैं, तो यही वर्क डन तो होता है बेटा, यही वर्क डन तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी which is present at point P, and this is -g capital M small m by small r। तो ये हमको सीधा सीधा एक्सप्रेशन मिला पोटेंशियल एनर्जी का, क्या, -g कैपिटल M स्मॉल m by स्मॉल r। ये नोट करेंगे, -g capital M small m by small r, this is the expression for potential energy, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अब इसको मिटा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के सेंटर से कोई दूसरी बॉडी, है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस में है ना, इस बॉडी का मास है कैपिटल एम। तो ये जो दूसरी बॉडी है जो इस लार्ज बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी,
माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। ये आ गया फॉर्मूला। अब ये जो सॉलिड बॉडी है, ये जो बड़ी बॉडी है, इसको अर्थ भी ले सकते हो। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अर्थ के सेंटर से कोई बॉडी अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। लिख लेंगे आप लोग। चलिए बेटा अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसमें अभी फर्स्ट 2 पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट में भी जाएंगे। ठीक, तो पहला अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉन्डेड सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। बॉन्डेड सिस्टम बेटा जो है ना, जो सिस्टम बंधा हुआ है, जैसे अर्थ और मून, ये सिस्टम बॉन्डेड है। मून कभी अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। अर्थ मून सिस्टम, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, मून की पोटेंशियल एनर्जी देखोगे वो भी निगेटिव आएगी, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी देखोगे वो भी निगेटिव आएगी। हम भी बंधे हैं अर्थ के साथ, तो हमारी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव। तो जो भी बॉन्डेड सिस्टम है ना, जो सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी, निगेटिव। तो जो भी बॉन्डेड सिस्टम है सभी की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होगी, मतलब वो समझ जाना वो कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी में। तो पहला पॉइंट हमने समझा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉन्डेड सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, as the distance small r increases the gravitational potential energy increases, है ना। जैसे कि आप देखिए, है ना, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसकी है ना, इसका मास स्मॉल है, में अर्थ का मास कैपिटल है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्मॉल आर। अब बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है तो स्मॉल आर बढ़ेगा। अब स्मॉल आर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, लेकिन कम होगी निगेटिव में। निगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी के केस में वैल्यू देखो निगेटिव में कम होगी मतलब बढ़ेगी, निगेटिव में वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी मानते हैं, 0। तो इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी, इन्फिनिटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव। और जितनी कम निगेटिव होगी उतनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा कब होगा, जब आप अर्थ से दूर जाओगे तो आर बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम निगेटिव होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो आर इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। उल्टा, अगर कोई बॉडी नजदीक आ रही है अर्थ के तो आर कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ रही, निगेटिव वैल्यू बढ़ रही, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। आर अगर कम होगा बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, इसको ध्यान रखना। और है ना, तो जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी, है ना। इन्फिनिटी में पहुंचोगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम थर्ड पॉइंट में जाएंगे। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट के पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जैसे अर्थ है, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास, जिसका मास स्मॉल एम है ना, अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का जो रेडियस है बेटा ये कैपिटल आर, ये अर्थ का सरफेस है, देखो जहां हम खड़े हैं, हमारा घर बना है, गाड़ियां चलती है, सब सरफेस पे चलती है ना। सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाओ और आप सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी यहाँ यहाँ से सेंटर से रेडियस से तो ज्यादा होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर। इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर, है ना। अब सरफेस से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, है ना, सरफेस से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है बेटा ये हाइट होगी, क्योंकि ये सरफेस है, इसके ऊपर जाएगा तब तो यहाँ पहुंचेगा। तो आप किसी सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हो, है ना, तो सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ।
लेकिन स्मॉल आर को मैं आर प्लस एच भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ से चलोगे यहाँ तक कैपिटल आर, ये है ना, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से चले सरफेस तक पहुंचे, कितनी दूरी तय करोगे, रेडियस के बराबर, है ना, क्योंकि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो अर्थ के अंदर से चालू करोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचोगे सरफेस तक, तो कितना डिस्टेंस, कैपिटल आर। अब सरफेस से फिर ऊपर जाओगे तो कितनी हाइट तक पहुंचे, स्मॉल एच हाइट तक, है ना, कितनी हाइट ट्रेवल की, स्मॉल एच, और कहाँ पहुंचे, पॉइंट पी पर। तो अगर मैं बोलूं सेंटर से ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एच, जिसको हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, जो कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस में है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। ये इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा कि हम इंफिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर लेके आएंगे, क्योंकि हमको इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इंफिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, इस पॉइंट पर लेके आएंगे, और देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क लग रहा है। वही वर्क किसमें स्टोर होगा, उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ये क्लियर कर दिया मैंने फिर से एक बार आपको, ठीक। अब थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं। अब अगर किसी बॉडी को बेटा सरफेस से किसी सर्टेन हाइट तक लेके जा रहे हैं, है ना, अब अगर किसी बॉडी को कोई बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं, सर्टेन हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का ही एरिया है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है, और अभी हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलूं अर्थ के सरफेस में यू एस है, और सर्टेन हाइट में जाने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर यू एच है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये हो गया रेडियस कैपिटल आर, और ये हो गई हाइट एच, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल आर से भी हम डिनोट करते हैं। स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी व्हेन इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज यूएस, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज at certain height above the surface of earth is us. So obviously uh is greater than us, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की बढ़ रही है। हमको यही निकालना है अब थर्ड पॉइंट में, कि अगर किसी बॉडी को एच हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है, यही हमको निकालना है, ठीक। चलिए, तो इसी एक्सप्रेशन को हम निकालेंगे। थर्ड पॉइंट, है ना। अब थर्ड में आते हैं बेटा। तो मान लो कि बॉडी जो है पहले अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस में कोई बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। सेंटर से अगर बॉडी सरफेस में, तो सेंटर से कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर, ठीक। अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी इज एट सरफेस इज यू एस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी। भाई हम जो स्मॉल आर है, माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, में स्मॉल आर किसको बोल रहे हैं, स्मॉल आर जो है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, अर्थ के सरफेस पे, तो सरफेस और सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, सर्टेन हाइट में लेके जा रहे हैं, है ना। इसके लिए मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं सर्टेन हाइट में, है ना। यहाँ पहले था सरफेस में, अब सरफेस से हम लेके जा रहे हैं इसको सर्टेन हाइट में एच। तो अब इस ऑब्जेक्ट की जिसका मास है स्मॉल एम,
जो जिसकी दूरी अर्थ के सेंटर से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r, और हाइट कितनी है h, r प्लस एच, है ना, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू r प्लस एच। अब इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट, जिसको मैं यू एच बोल रहा हूँ, ये कितनी होगी, माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। देखो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में कम हो रहा है मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, डेल यू, यू एच माइनस यू एस, यही होगा कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, कितना आ जाएगा देखिए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, यू एच की जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, माइनस, है ना, यू एच लिखा मैंने, माइनस यू एच क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर, फिर से पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, ये हो गया यू एच, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, माइनस और माइनस जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो गया प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर, और ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, ये आएगा। अब यहां से देखिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एलसीएम कितना आएगा बेटा, आर इंटू आर प्लस एच, आर इंटू आर प्लस एच आएगा। एक काम करते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन ले लेते हैं, तो डेल यू क्या आ जाएगा देखिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच, ये आ गया, वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस, है ना, वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच, डेल यू इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एलसीएम कितना, आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा आर प्लस एच, माइनस यहाँ पर आर आ जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, आर माइनस आर कैंसिल, क्या बचा एच, तो यहाँ से डेल यू क्या आ गया देखिए, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो पहले ही था, आर माइनस आर जीरो होगा, क्या बचा एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, ये हुआ, अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, ये हुआ, ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख लियो बेटा आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। तो अब बेटा यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आगे बढ़े डेल यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ के सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, है ना, अर्थ का मास है मान लो कैपिटल है, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी, इट इज गिवन बाय कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, चाहे एक हाथी हो चाहे चींटी हो, सभी की वैल्यू अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना, ये क्या है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, देयरफॉर कैपिटल जी कैपिटल एम को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर से, कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, है ना, यहाँ पर आएंगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, है ना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच,
कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, स्मॉल एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी वो हम निकाल रहे हैं। स्मॉल एच इज द हाइट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, ये आ जा रहा है। अब यहाँ से एक आर कैंसिल होगा, एक आर यहाँ बचा, तो डेल यू क्या आ गया देखिए, एम जी एच, एम जी एच और एक आर भी है अपॉन आर प्लस एच, है ना। देखिए यहाँ आर स्क्वायर था, एक यहाँ एक आर था, एक आर कैंसिल करोगे तो आर स्क्वायर का एक आर बचा, एम जी एच तो है ही और एक आर भी है अपॉन आर प्लस एच। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एम जी एच अपॉन आर प्लस एच बाई आर लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में, तो इसको न्यूमरेटर से अगर नीचे ले जाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी एच अपॉन आर प्लस एच बाई आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर से, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ से आर बाई आर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर। तो यहाँ से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिल रहा है, डेल यू कितना मिल रहा है बेटा देख लीजिए, यहाँ से डेल यू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, यह आ जा रहा है देखिए, है ना, आर बाई आर 1 प्लस एच बाई आर। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल एम है उसको हम अर्थ से स्मॉल एच हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। यहाँ पर जी क्या है, अर्थ की, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो आप अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल एच हाइट ऊपर लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, है ना, और अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल जी। तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ती है, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, है ना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाइट में नहीं लेके जा रहे हो, देखो बेटा आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस होता है, आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं कि जो अर्थ का रेडियस होता है इट इज 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है। मतलब अर्थ के सेंटर से सरफेस की जो डिस्टेंस है, रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। अब मान लो आप किसी बॉडी को, मैंने जैसे ये पेन है, इसको 1 मीटर हाइट ऊपर उठाया, तो 1 मीटर जो है 6400 के सामने बहुत छोटी हाइट है। तो अगर हाइट बहुत छोटी है ना, किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, एक बॉक्स है, बॉक्स जमीन में रखा है, उसको आपने ऊपर उठाया 1-2 मीटर हाइट में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे अभी इस केस में। तो अगर बेटा हाइट बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू रेडियस, है ना, क्योंकि रेडियस मैंने आपको बता दिया 6400 किलोमीटर, हाइट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहुत छोटी हाइट है, 5-10 किलोमीटर, 1 मीटर तो और छोटी हाइट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत छोटी हाइट में उठाते हो आप, सरफेस से बहुत छोटी हाइट तक ऊपर लेके जाते हो, मतलब एच अगर बहुत छोटा है तो एच बाई आर को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो एच बाई आर को हम नियरली क्या मान सकते हैं, 0। तो अगर ये एच बाई आर 0 हो गया तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर इन दिस केस डेल यू क्या आ जाएगा, एम जी एच, डेल यू क्या आ जाएगा, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, एम जी एच। तो बेटा अगर हाइट बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो सरफेस से किसी हाइट तक ले जाने में, सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत छोटी हाइट तक लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, बहुत छोटी हाइट तक उठा रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, तो इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे एम जी एच। क्लियर है। लेकिन अगर हाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जा रहे हैं, वो हाइट जो रेडियस के कंपेरेबल हो, जैसे 1000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 6400, इतनी ज्यादा हाइट में अगर आप लेके जा रहे हो, तो फिर आप एच बाई आर को इग्नोर नहीं कर सकते, 0 नहीं ले सकते। उस केस में फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही लगाओगे। तो अगर आप श्योर है कि ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा हाइट तक नहीं उठा रहे, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता
मतलब या फिर है ना, अगर आप श्योर है कि बहुत कम हाइट तक ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और बहुत ज्यादा हाइट तक अगर लेके जा रहे हैं तो फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये लगेगा। अगर आप श्योर नहीं है कि भाई जो हाइट तक ऑब्जेक्ट जा रहा है वो स्मॉल है कि लार्ज है ना, आपको नहीं पता है, तब फिर यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हर कंडीशन पे एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है करोगे जब आप श्योर रहोगे कि जो हाइट है वो बहुत छोटी है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बहुत छोटी हाइट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर हम यूनिट की बात करें बेटा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, आर्क होगी, है ना, क्योंकि ये एनर्जी है। तो यूनिट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, आर्क। लिख लेंगे। देखिए, अगर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिए और आपको सभी पार्टिकल है ना, उन पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, जैसे आपको एक पार्टिकल दिया जिसका मास है m1, एक पार्टिकल दिया जिसका मास है m2, एक पार्टिकल दिया है ना, जिसका मास है m3, एक पार्टिकल दिया है ना, जिसका मास है mn, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनके बीच की दूरी है r12, है ना, इनके बीच की दूरी है r23, है ना, इनके बीच की दूरी है r13, है ना, इनके बीच की दूरी है r1n, इनके बीच की दूरी है r3n, इनके बीच की दूरी है r2n, है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं आपको, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का सम करोगे। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करोगे, है ना। तो पेयरिंग कैसे करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 m2, भाई एक पेयरिंग ये होगी m1 m2 क्या होगी, -g m1 m2 बाई डिस्टेंस कितना है इनके बीच का r12 प्लस, अब है ना 1 से 2 की पेयरिंग हो गई, है ना। अभी पहले 1 को पकड़ के रखो और हायर नंबर पे जाओ, 1 और 2 की पेयरिंग होगी, अब 1 और 3 की होगी, -g m1 m3 बाई r13 प्लस, अब m1 m3 हो गए और हायर नंबर है mn, m1 और mn की होगी -g m1 mn बाई r1n प्लस, है ना। मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर तक हो गया 1 की पेयरिंग, 1 की पेयरिंग हो गई, अब 2 को लेंगे, अब m2 को लेंगे और m2 से हायर नंबर की पेयरिंग करोगे, वापस लोअर नंबर में नहीं जाओगे क्योंकि m2 और m1 की पेयरिंग ऑलरेडी हो गई है, तो क्या हो जाएगा अब m2 m3, तो -g m2 m3 अपॉन r23 प्लस m2 की m3 से हो गई, अब m2 की mn से होगी -g m2 mn अपॉन r2n, है ना। m2 की मैक्सिमम नंबर तक हो गई, हाईएस्ट नंबर तक पेयरिंग हो गई, अब उसके बाद कौन बचा, m2 के बाद अब m3, अब m3 से हायर नंबर की पेयरिंग होगी, लोअर में नहीं जाओगे क्योंकि m3 और m2 की हो चुकी है, m3 और m1 की हो चुकी है, अब क्या बचा m3 mn, तो क्या बचा एक लास्ट एक पेयरिंग m3, तो प्लस -g m3 mn अपॉन r3n। इस तरह से आप हर एक पेयर को, हर एक पेयर का इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, और जब प्लस इंटू माइनस या माइनस 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 आ जाएगा बेटा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसकी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, है ना। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी बना के देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में आते हैं, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड एट द corners of an equilateral triangle of side small d, calculate the potential energy of the system। चलिए क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका, है ना। 3 पार्टिकल है, हर एक का मास स्मॉल है, ये कहाँ पर रखे हैं, these are placed at the corners of an equilateral triangle of side small d। एक equilateral triangle ले लेते हैं,
साइड है स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स की लेंथ सेम और तीनों जो एंगल बनेंगे वो 60 डिग्री इक्वल एंगल, 60 60 और 60, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर में टोटल कितने एंगल होने चाहिए 180। ठीक, अब ये वर्टाइसेस होता है बेटा, ये जो एंड पॉइंट्स होता है इसको वर्टाइसेस बोलते हैं। तो तीन पार्टिकल है, हर एक का मास है स्मॉल m, और कहां पर रखे हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल डी, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे रखे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये निकालना हमको पोटेंशियल। तो अब तीन पेयर बनेंगे, देखिए, है ना। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1, इसको दे रहा हूँ 2, इसको दे रहा हूँ 3। पहले 1 और 2 का पेयर बनाओ। 1 और 2 के कारण, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जितने पॉसिबल पेयर्स हैं हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकालो और सबको ऐड कर दो नॉर्मल अलजेब्रा से। तो एक पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के बीच में बनेगी, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी 1 और 3 के बीच में बनेगी, प्लस, है ना, 1 का हायर नंबर के साथ, हाईएस्ट नंबर के साथ पेयरिंग हो गया। अब 2 को देखो, अब 2 को फिर हायर नंबर के साथ पेयरिंग करोगे, लोअर नंबर में नहीं जाना है, 2 और 1 हो चुका है। अब 2 और 3 की पेयरिंग होगी, और 2 की तो इसके अलावा और नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर 2 3, इसके अलावा, है ना, पेयरिंग कंप्लीट हो गई। 2 की भी हाईएस्ट नंबर के साथ पेयरिंग हो गई। अब 3 से कोई ज्यादा नंबर है नहीं, तो 3 लोअर नंबर के साथ पेयरिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो हायर नंबर में जाना नहीं है, तो ये पेयरिंग हो गई। चलिए, तो potential energy of system is equal to sum of potential energies of individual pairs। तो इन दोनों की U12, मतलब 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम। तो बेटा अगर पार्टिकल्स हो, है ना, इसके पहले हमने देखा था कि सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, स्फीयर का मास कैपिटल एम है, इस स्फीयर के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी स्मॉल आर, तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। ये अभी हमने देखा था, है ना। लेकिन अगर दो पार्टिकल्स हो तो, है ना, पार्टिकल का मास m1, एक का पार्टिकल का मास m2, इस एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, या बोलो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, अगर इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक है ना। तो अगर दो पार्टिकल्स हो, एक का मास m1 एक का मास m2, ठीक, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r, तो इस एक पार्टिकल की, या बोलो इस पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस कैपिटल जी m1 m2 बाई स्मॉल r। तो वही चीज हम अभी देखेंगे। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल सिस्टम, ये दो पार्टिकल है, इसका मास स्मॉल है, इसका भी मास स्मॉल है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी। तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस कैपिटल जी m इंटू एम, ये भी स्मॉल एम ये भी स्मॉल एम है, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ से यहाँ तक का, स्मॉल डी, प्लस, अब U13 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 3 कितनी होगी, माइनस कैपिटल जी, इन दोनों का भी मास सेम है, स्मॉल एम, तो एम स्क्वायर, और डिस्टेंस भी वही है स्मॉल डी, प्लस माइनस जी। अब लास्ट पेयरिंग कितनी, U23, इन दोनों की पेयरिंग होगी, फिर वही है, ये भी पेयर वही है, मास वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी, ये आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगा, potential energy of system minus g m square by d, plus into minus is minus g m square by d, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी। क्या आएगा आंसर, माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी, माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी, माइनस जी एम स्क्वायर बाई डी, माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई डी। आंसर क्या आएगा, माइनस 3 कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय डी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। ये आएगा आंसर, नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। क्या लिखा है, द अर्थ रेडियस इज कैपिटल आर, अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस इज स्मॉल जी।
ठीक, if a body of mass small m is sent to a height of r by 4 from the earth's surface, the potential energy increases by, ठीक, ऑप्शन दिए चार, एम जी आर बाई थ्री, एम जी आर बाई फाइव, है ना। फर्स्ट ऑप्शन एम जी आर बाई थ्री, सेकेंड ऑप्शन एम जी आर बाई फोर, थर्ड ऑप्शन एम जी आर बाई फाइव एंड द लास्ट ऑप्शन इज थ्री एम जी आर बाई 16। ठीक, चलिए मैं ऑप्शन को अभी मिटा रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से कहाँ लेके जा रहे हैं, आर बाई फोर हाइट तक, है ना। बॉडी को जो कि पहले रखी अर्थ के सरफेस में, इसको लेके कहाँ जा रहे हैं, इस बॉडी को हम कितनी हाइट में लेके जा रहे हैं, हाइट इक्वल्स टू आर बाई फोर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, सेंटर से सरफेस तक की दूरी है कैपिटल आर। ठीक, बॉडी को सरफेस से कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर होता है 6400 किलोमीटर, आर बाई फोर मतलब 6400 बाई फोर मतलब 1600 किलोमीटर, तो ये हाइट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी में डेल यू का जो फॉर्मूला लगाएंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो लगाएंगे एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर वाला। इसमें हम एच बाई आर को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जब भी आप अर्थ के सरफेस से किसी सर्टेन हाइट तक, एच हाइट तक आप किसी बॉडी को लेके जाते हो, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर। बार बार इसको डिराइव करने से मतलब है नहीं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो एम जी एच की जगह क्या लिखूंगा बेटा, कितनी हाइट में लेके जा रहे हैं हम, हाइट ऑफ आर बाई फोर, तो एच की जगह आर बाई फोर, है ना, अपॉन वन प्लस एच बाई आर, एम जी एच की जगह आर बाई फोर अपॉन वन प्लस एच बाई आर, एच की जगह आर बाई फोर बाई आर, है ना, एच की जगह आर बाई फोर बाई आर, आर आर कैंसल, क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए एम जी आर बाई फोर, है ना। एम जी आर बाई फोर कैसा लिख सकते हैं, वन प्लस वन बाई फोर, है ना, नीचे में क्या है वन प्लस वन बाई फोर, ये आ जाएगा देखिए। ठीक, तो डेल यू क्या आ जाएगा, एम जी आर अपॉन फोर तो है ही, एलसीएम इसमें निकालेंगे तो यहाँ फोर आएगा, फोर प्लस वन फाइव, तो ये आ जाएगा फाइव बाय, ये आएगा ना ब्रैकेट के अंदर फाइव बाय फोर, यहाँ एलसीएम फोर, फोर प्लस वन फाइव बाय फोर, फोर और फोर कैंसिल, ये फोर और ये फोर कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, एम जी कैपिटल आर बाय फाइव, क्या आ गया एम जी आर बाय फाइव। तो कितना बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी आर बाय फाइव, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा है, सी, एम जी आर बाय फाइव, लिख लेंगे नोट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर पार्टिकल्स, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। क्या दिया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट द फोर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर इज 4g माइनस 7.5g माइनस 5.4g या प्लस 6.3g। चार पार्टिकल है ना। चलिए मैं इसको ऑप्शन को मिटा रहा हूँ, आप लोग टैली कर लेंगे, है ना, आप लोग लिख चुके हैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। अब चार पार्टिकल है बेटा, हर एक का मास 1 kg है ना, चार पार्टिकल है ना। ये फर्स्ट पार्टिकल है m1, इसका मास है 1 kg। ये दूसरा पार्टिकल है m2, इसका मास है 1 kg। ये तीसरा पार्टिकल है m3, ये भी 1 kg। ये चौथा पार्टिकल है m4, ये भी 1 kg, है ना। ये चारों वर्टाइसेस में है एक स्क्वायर के, और स्क्वायर की लेंथ है 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर और ये भी लेंथ कितनी 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक, हमको इस सिस्टम का क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो बनाएंगे पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, लोअर नंबर से चालू करेंगे, तो पहले m1 m2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 m2 प्लस, है ना, वन का टू से हो गया भाया नंबर, वन का थ्री से होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 m3 प्लस वन का फोर से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 m4,
प्लस पोटेंशियल है ना, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हायर नंबर से पेयरिंग हो गई M1 की। अब M1 को छोड़ के हम M2 में जाएंगे और हायर नंबर्स में जाएंगे, तो M2 M3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 M3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 M4, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 M4 है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 M4। एम सेकंड की भी हायर नंबर तक हो गई पेयरिंग। अब M2 के बाद अब थ्री से हायर नंबर में जाएंगे। थ्री का 2 और थ्री का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, देखो थ्री का 1 से भी हो चुका है, थ्री का 2 से भी पेयरिंग हो चुका है। तो अब थ्री का हायर नंबर M3 M4, और कोई बचा क्या? नहीं। ठीक है, मैक्सिमम हायर नंबर 4 है, M3 का हायर नंबर से पेयरिंग हो गया। अब 4 से हायर नंबर है नहीं तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M1 M2 की देखो, चलिए ये लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। क्या आ जाएगा? माइनस जी M1 M2, ये मास 1 है, ये भी मास 1 है, तो 1 × 1 = 1 अपॉन माइनस जी MM, 1 × 1 हो चुका है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन R, मतलब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 1, प्लस ये पेयरिंग हो गया पहला, है ना, जैसे लिखे उसके हिसाब से ही चलेंगे। अब M1 M3 अब ये डिस्टेंस देखेंगे हम, हमको ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा R के लिए, है ना, ये दोनों पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 1² + 1², यानी ये कितना हो गया? √2। ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2। तो माइनस जी M1 M3, 1 × 1 = 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा? √2, प्लस माइनस जी M1 M3 हो गया। अब M1 M4, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये डिस्टेंस तो 1 ही है, तो 1/1 प्लस माइनस जी, है ना, ये M1 M4 तक हो गया। M2 M3 कितना है? 1 × 1 MM माइनस जी MM, 1 × 1 = 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का? 1 प्लस माइनस ऑफ, है ना, M2 M3 हो गया। अब क्या बचा? M2 M4, ये डिस्टेंस फिर से कितना? √2। ये अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मास वही है 1 और 1, तो माइनस जी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन डिस्टेंस कितना? √2 प्लस लास्ट पेयर बचा M3 M4, माइनस जी M3 M4, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन डिस्टेंस 1। तो ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कितना हो गया बेटा? देखिए माइनस जी 1 तो 1, माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी, इनको पहले सॉल्व कर लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया? माइनस जी -2G -3G -4G है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते जाएगा पूरा, प्लस माइनस 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 माइनस, इसको ऐसा कर लो यहीं पर सीधा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 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 ये हो जाएगा, सब माइनस माइनस में आएगा। तो -G -2G -2G -3G -3G -4G माइनस, अब क्या बचा इधर? इधर -G/√2 -G/√2, तो -2G/√2 -2G/√2 है ना, -G/√2 क्या होगा? -2G/√2। ठीक है, अब इसको, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, अब यहाँ तक आप लोगों को लिख लिया बेटा, तो मैं इसको मिटा के फिर इसको थोड़ा सा फर्दर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? देखिए -4G -2G/√2, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो,
तो ताकि डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो रूट टू 2 और ये 2 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, -g√2। क्या बचा, -g√2। ये आ गया ना, क्योंकि पहले क्या था बेटा, ऐसा था -2g/√2 था। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये √2 2 हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा, -g√2। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ गया, -4g माइनस √2 क्या होता है 1.4, 1.41 की जगह मैं 1.4 लिख रहा हूँ जी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आएगा, -4g माइनस 1.4g, है ना। जब सेम साइन रहता है तो ऐड ही करते हैं, और साइन वही रहता है जो है, मतलब सेम दोनों को ऐड करोगे और साइन के लगाओगे माइनस। तो यहाँ से -4g माइनस 1.4g कितना आएगा, -5.4g। तो आंसर क्या जा रहा है बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो जा रहा है ये सी जा रहा है, -5.4g। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये अगर आपको कट, ये यहाँ तक आपको अगर कट रहा है तो मैं इसको यहाँ तक फिर से लिख दे रहा हूँ। ये अगर कट रहा है ये वाला पार्ट, तो ये इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, -g 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 -4g माइनस g/√2 -g/√2, तो ऐड होगा दोनों, -g/√2 -g/√2 सेम साइन है, ऐड होंगे, तो -g/√2 -g/√2 क्या हो जाएगा, -2g/√2, -2g/√2। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये √2 इंटू √2 2, 2 और 2 कैंसल, क्या बचा, -g√2, तो वही आया -4g -g√2, -4g -g√2। यहाँ से आंसर आया था -5.4g। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय v। अगर हमको किसी किसी भी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे कि अर्थ है ये अर्थ का मास है कैपिटल M, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस। अगर हमको अर्थ के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, है ना, इस पॉइंट पर अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क लगेगा, वर्क डन अपॉन मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मीन्स क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है, इसको हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क लग रहा है, वर्क। तो वर्क डन को इसी ऑब्जेक्ट के मास से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब एनीथिंग डिवाइडेड, है ना, वर्क अपॉन मास है तो इसको मैं वर्क पर यूनिट मास भी बोल सकता हूँ। So gravitational potential at a point is defined as work done per unit mass, work done in taking a unit mass from infinity to that point, है ना। देखिए वर्क डन इन, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है, मैं उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, कौन से पॉइंट तक, पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, है ना। P का सेपरेशन है अर्थ के सेंटर से कितना है, स्मॉल r। ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जितना वर्क डन लग रहा है अपॉन उसी ऑब्जेक्ट का मास जिसको हम लेके आ रहे हैं, उससे हमको क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अब अगर मुझे P पॉइंट का डेफिनेशन चाहिए, P पॉइंट पे पोटेंशियल का डेफिनेशन चाहिए, तो मैं M को 1 ले लेता हूँ। अब 1 मतलब 1 kg भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, मतलब यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट मास। तो अगर m की वैल्यू 1 ले लूंगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डेफिनेशन, पोटेंशियल एट पॉइंट P is defined as the amount of work done in taking a unit mass from infinity to that point। ये क्या हो गया बेटा, किसका डेफिनेशन हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का। तो हम लोग, तो अब हम इसका डेफिनेशन नोट करेंगे, है ना।
है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. है ना. अगर हम एक यूनिट मास को इंफिनिटी से, है ना, अगर हम यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, है ना, कोई पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट जो है अर्थ से सर्टेन डिस्टेंस में ही होगा. तो यूनिट मास को, है ना, वन वन केजी या 1 ग्राम के मास को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं. तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा, वही वर्क डन जो होगा उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल. लेकिन शर्त क्या है, कौन सा मास लेके आना है, यूनिट मास. यूनिट का मतलब होता है वन, या तो 1 केजी या तो 1 ग्राम के मास को लेके आने में जितना वर्क लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल. अब हमको मालूम है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कितने भी मास का, यूनिट मास नहीं, अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जो वर्क डन रहता है बेटा, उस वर्क डन, वो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना. m मास के ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो m मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन लगता है, वही वर्क डन जो होता है उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास. है ना, m मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आया, जो वर्क डन है ना, कितना वर्क डन लगा, W. अब इसी वर्क डन को डिवाइडेड बाय मास कर दो. जो, है ना, जिस ऑब्जेक्ट को आप लेके आ रहे हो उस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो वर्क डन को उसी ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, है ना, जिस पॉइंट में लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा. लेकिन वर्क डन जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m हो, उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके जाने में जो वर्क डन लगता है, वही तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है. मैं बोलूंगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, तो क्या करोगे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m एट पॉइंट P, कैसे फाइंड करोगे, इस ऑब्जेक्ट, है ना, इस स्मॉल m को कहाँ से लेके आओगे, इंफिनिटी से यहाँ तक लेके जाओगे. इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन लगता है, वही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास लिख सकता हूँ. तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट. इसका मतलब ये है, V इक्वल्स टू यू बाई एम का मतलब है, अब डेफिनेशन के लिए मैं m को 1 ले लेता हूँ, मतलब मास, यूनिट मास हो गया 1 केजी या 1 ग्राम कुछ भी, तो पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के. तो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, किस मास की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल यूनिट मास की. तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास एट दैट पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हैं. या पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना. तो खैर, यहाँ हमने पहले तो डेफिनेशन देखा, उसके बाद, है ना, हमने देखा कि पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, है ना, लिख सकते हैं. तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास. ठीक. अब यहीं से हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे देखिए, है ना. जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ का मास है कैपिटल M, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, या अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे, स्मॉल r, है ना. ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, ये जहां पर रखा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P. तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P ऑफ दिस मास. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P अपॉन मास. कौन सा मास, ये वाला मास जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या आ जाएगा, -G कैपिटल M स्मॉल m बाई r अपॉन स्मॉल m क्या हो गया, कैंसल. तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज -G कैपिटल M बाय स्मॉल r, ये आ जाता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. ठीक. तो कैपिटल M क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ,
स्मॉल आर क्या है, अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, ठीक। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी at a distance small r from the center of earth is minus g capital M by small r, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि फील्ड किसकी है, अर्थ की, तो पोटेंशियल भी किसका होगा, अर्थ का। तो पोटेंशियल इस ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, पोटेंशियल जो होगा किसी भी पॉइंट पर अर्थ का होगा। तभी तो यहाँ पर जो मास आ रहा है ये मास उसी का लेते हैं जिसकी फील्ड लेते हैं, फील्ड किसकी, अर्थ की, तो ये मास भी किसका लेंगे, अर्थ का लेंगे। तो दिस इज पोटेंशियल, है ना, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर मैं अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल जानना चाहूँ कि अर्थ के सरफेस में कितना पोटेंशियल है, तो सरफेस की सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी, मान लो अर्थ का मास है कैपिटल एम, एम बाई कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल आर क्या बन गया, कैपिटल आर, क्योंकि दूरी कहाँ से लेते हैं, स्मॉल आर जो है वो कहाँ से मेजर करोगे, स्मॉल आर है क्या, स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां हमको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पोटेंशियल निकालना है, अभी पोटेंशियल कहाँ निकालना है, सरफेस में, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, रेडियस के। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज माइनस कैपिटल जी एम बाई आर, ये आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा बेटा, कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे वो होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास एट दैट पॉइंट, ये हमने सीखा, है ना। अर्थ के कारण पोटेंशियल जो होगा स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल एम किसका लेंगे, अर्थ का, ठीक। अगर एक पॉइंट के कारण, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके कारण किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना है, इस मास की कुछ फील्ड होगी, ये पार्टिकल है इसकी कुछ फील्ड होगी, है ना, फील्ड के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल होता है बेटा। तो पोटेंशियल ऑफ दिस मास, पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पॉइंट पी पर इस मास के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो अर्थ के लिए भी आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर ले सकते हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी फील्ड है उसके लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ पर माइनस जी एम बाई आर में किसका मास लोगे, जिसकी फील्ड होगी या जिसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसका मास हम लेंगे। बेटा जैसे हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल इंटू मास, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल पता है तो उस है ना, जैसे किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है v है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल को उस मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये अर्थ है, मान लो कैपिटल एम, अर्थ के कारण, है ना। देखो पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पर इतना है ना। भाई आप जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे क्यों, पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, दूर जाओगे तो स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा मतलब निगेटिव में वैल्यू कम होगी, निगेटिव में वैल्यू कम होना मतलब बढ़ना। तो अर्थ से जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा और इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। आप बोलोगे पोटेंशियल फाइंड करो, तो मैं पूछूंगा किस पॉइंट पर, पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालो, पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालो, पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालो। तो पॉइंट अलग अलग होंगे तो पोटेंशियल भी वहां का अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी, तो मान लो मुझे पॉइंट पी का, जिसका डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, इसका मुझे पोटेंशियल पता है वीपी, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की नहीं होती, पोटेंशियल पॉइंट का होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की होती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर रखा है जिसका मास स्मॉल एम है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे हम,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनटू मास। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो? तो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, इस ऑब्जेक्ट है ना, इस पॉइंट पर जो मास सिचुएटेड है, उस मास को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस मास की इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम यूनिट की बात करें बेटा पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल, और मास की केजी। तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट जूल पर केजी, ऐसा यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल की जूल पर केजी। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? जूल की जगह क्या लिखोगे? अर्ग, और केजी की जगह ग्राम। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर केजी एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज अर्ग पर ग्राम। बेटा पोटेंशियल हमको ये बताता है कि अगर किसी बॉडी को आप फ्रीली छोड़ दोगे तो बॉडी कहाँ से कहाँ मूव करती है। तो बॉडी हमेशा अपने आप कहाँ से कहाँ मूव करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। आप, है ना, ये हाइट ज्यादा है, ज्यादा हाइट है, ये कम हाइट है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है। तो बॉडी अपने आप देखो कहाँ से कहाँ मूव करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, गिरते जाएगी नीचे। पोटेंशियल हमको ये बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में अपने आप मूव करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। 3 point masses small m each are placed at the 3 vertices of a square of side small a as shown in figure. Full stop. Find gravitational potential at point O, है ना। ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर, है ना, का साइड कितना है? स्मॉल ए, ठीक है। और 3 मासेस है, 1 2 3, 3 मासेस जो है ये स्क्वायर के वर्टाइसेस में है, कॉर्नर में। हमको पोटेंशियल निकालना है तीनों के कारण एट पॉइंट ओ। इसको मैं फर्स्ट पार्टिकल बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तीनों की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे। तीनों के, है ना, तीनों की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण तीनों का इस पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, नेट पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। नेट पोटेंशियल क्या होगा बेटा पॉइंट ओ पे? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड। पोटेंशियल एनर्जी की तरह पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए नॉर्मल एलजेब्रा का यूज करोगे, एलजेब्रिकली ऐड करोगे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को। तो क्या आ जाएगा बेटा? देखिए V1 फर्स्ट पार्टिकल के कारण पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए। तो किसी पार्टिकल से स्मॉल ए डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? -gm/a, -g। इस मास के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो इसका मास यूज करूंगा अपॉन ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? a प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, इसके कारण तो -gm/ इस पार्टिकल का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा बेटा। तो ये अगर a है, ये अगर a है तो ये क्या हो जाएगा? a√2। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -gm अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा? -gm अपॉन a√2 प्लस, अब इस थर्ड के कारण पोटेंशियल तो इजी हो गया, ये डिस्टेंस a है तो -gm/a। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट o -gm/a प्लस इंटू माइनस इज -gm/a√2 प्लस इंटू माइनस इज -gm/a। और सॉल्व करेंगे, -gm/a -gm/a क्या आ जाएगा? -2gm/a -gm/a√2, gm -gm/a√2। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से? माइनस ले सकते हैं, जी एम बाई ए कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल एट ओ एज क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? -gm/a -gm/a, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखिए -gm/a निकल गया तो यहाँ क्या बचा? 2। अब ये माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस बचा, gm/a निकल गया तो यहाँ क्या बचा? 1/√2। ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एट ओ इज -gm/a 2 + 1/√2।
तो चलिए बेटा, होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर होगा, है ना, इसमें हम देखेंगे इसमें एस्केप वेलोसिटी देखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।